Good morning, student. Welcome back. This is your class 8, chapter 2, administrative structure, policy and impact of British rule. Okay, today we will continue this chapter. Judicial organization. All the government and administrations are based on certain rules and law which the rulers and the rule most observe. The British laid the foundation of a new system of dispensing justice by establishing court in India. The court pronounced punishment for violating the law. Initially, the English did not interfere with the prevailing law in India, permitted practice of the ancient law based on religious scriptures, custom law related to succession and marriage to run simultaneously. The English rule was applied when British and Indian was clashed. और सभी गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जो बेस थे वो कुछ रूल्स और लॉ पर बेस थे, ठीक है। जो रूलर्स और जहाँ पे उस समय जो शासक हुआ करते थे वो रूल करते थे, और जो रूल किए जा रहे थे, जो लोग जैसे पीपल जो होते हैं वो रूल किए जा रहे थे, वो उनको ऑब्जर्व कर रहे थे। द ब्रिटिश लेड द फाउंडेशन. ब्रिटिश ने नई नींव रखी, फाउंडेशन यानी नई नींव रखी, न्यू सिस्टम का, ठीक है। एक नए सिस्टम बनाया, डिस्पेंसिंग जस्टिस बनाया एक, ठीक है, जो कि स्टैब्लिश किया गया कोर्ट का, क्योंकि उस समय एक नया कोर्ट बनने की स्टैब्लिश हुई थी, और वो जो कोर्ट था वो कहाँ था, बंगाल में था। द कोर्ट प्रोनाउंस्ड पनिशमेंट फॉर वायलेटिंग द लॉ. जो कोर्ट ना प्रोनाउंस करती थी पनिशमेंट, क्या करती थी, पनिशमेंट करती थी अगर कोई लॉ को वायलेटिंग करता था. वायलेटिंग मतलब क्या होता है, हाँ, वायलेटिंग मतलब होता है कि लॉ को तोड़ना. इनिशियली द इंग्लिश डिड नॉट इंटरफियर. जो उसी समय इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश मतलब क्या होते हैं, इंग्लिश ब्रिटिश रूलर, वो ब्रिटिश रूलर थे, वो किसी भी टाइप का इंटरफियरिंग नहीं करते थे इंडिया के अंदर. और ठीक है, इंडिया के अंदर इंडियन में जो प्रीवेलिंग रूल थे, यानी उस समय जो रूल चल रहे थे उसमें कोई भी टाइप का इंटरफेयर नहीं कर रहे थे. इसके अलावा उनको परमिटेड किया गया प्रैक्टिस करने के लिए. जो पुराना लॉ जो चल रहा था उसके आधार पर रिलीजियस और स्क्रिप्चर और कस्टम और लॉ जो थे वो सब उसके हिसाब से ही चल रहे थे, जिससे कि वो आगे बढ़ते रहे. टू सक्सेसफुल मतलब आगे बढ़ते रहे. और मैरिज टू रन सिम्युलटेनियसली, और मैरिज भी जिस रूल और रेगुलेशन के हिसाब से होते थे वो उसी से होते रहे. द इंग्लिश रूल वॉज अप्लाइड व्हेन ब्रिटिश एंड इंडियन लॉ क्लैश. फिर उसके बाद इंग्लिश रूल अप्लाइड होने लगा और इंडियन रूल जो है ना वो क्लैश होने लगा. The reform made in judicial organization by Lord Cornwallis were put together and were known as Cornwallis Code in 1793. जो भी रिफॉर्म जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशंस से, ठीक है, जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन में जो सुधार किए गए, रिफॉर्म्स मतलब क्या होता है, सुधार करना. जो जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन में, न्याय प्रणाली में जो भी सुधार किए गए लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, वो सभी एक साथ उनको इकट्ठे करके उसका एक कोड बनाया गया. क्या बनाया गया, एक संग्रह बनाया गया. कोड यानी क्या होता है, संग्रह होता है, संग्रह बनाया गया, जिसको कि 1793 कॉर्नवालिस कोड के नाम से जाना जाता है. दिस वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेटिस्ट फोर्स. ये किस पे बेस्ड था, पूरा सेपरेटिस्ट फोर्स पर बेस्ड था. ओके. बंगाल रिवॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1793 बाउंड द कोर्ट टू टेक डिसीजन ऑफ इंडियन पर्सनल एंड ओनरशिप राइट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन कॉन्फेन इन इट. तो बंगाल रिवॉल्यूशन एक्ट जो 1793 में था, उस समय क्या था, ये बाउंड था, ठीक है. कोर्ट को किसी भी टाइप का डिसीजन लेने का नहीं था. बाउंड यानी क्या होता है, बंधा होना. बाउंड थे, किसी भी टाइप का वो डिसीजन नहीं ले सकते थे. इंडियन लोग पर्सनली किसी भी टाइप का डिसीजन नहीं ले सकते थे, ठीक है. उनके पास ओनरशिप नहीं थे, मतलब मालिक नहीं थे, उनके पास कोई राइट्स नहीं था. अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन कॉन्फाइंड इन इट, है ना. तो कोई भी प्रोविजन यानी क्या होता है, प्रावधान, है ना. प्रावधान होते हैं ना, कि जैसे 6 राइट दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स में, तो उस समय इस तरह का कोई राइट ओनरशिप का नहीं था. रेगुलेशन एकोमोडेटेड द पर्सनल इनहेरिटेंस लॉ ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम. आई रोट देम इन अ क्लियर टर्म. उसके बाद रेगुलेशन एकोमोडेट किए गए, रेगुलेशन आए, उसमें पर्सनल इनहेरिटेंस था. पर्सनल यानी व्यक्तिगत लॉ बनाए गए. किस लिए, हिंदू के लिए अलग रूल बनाए गए, मुस्लिम के लिए अलग रूल बनाए गए. हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग अलग रूल बनाए गए और उनके लिए उन्हें लिखा गया. क्लियर टर्म्स, उसके लिए क्लियर टर्म्स किए गए. Thus the justice based on written laws came into force in India. उसके बाद जस्टिस जो था ना वो किस पे ऊपर बेस्ड था, हाँ, रिटर्न लॉ के ऊपर था, ठीक है, रिटर्न लॉ था. उसके बाद वो अस्तित्व में आया इंडिया के अंदर. सिमिलरली रेगुलेशन वर अडॉप्टेड इन अदर पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया. उसके बाद ये रेगुलेशन जो है ना अडॉप्ट किए गए इंडिया के उस पार्ट में जहां पर ब्रिटिश का पूरा शासन था.
द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ना, अब क्या है, कंट्रोल ओवर द कंपनी है ना, यानी कि कंपनी के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, क्या इंट्रोड्यूस किया, लॉ, ठीक है, जो भी नियम, लॉ ऑफ रूल ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो रूल के अंदर जितने भी नियम थे, लॉ जो कानून होता है, रूल यानी नियम होता है, उसके कॉन्सेप्ट को, मेकिंग न्यू लॉ, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट को यूज करके नए लॉ कानून बनाए गए फ्रिक्वेंटली मतलब आवश्यकता अनुसार, समय समय पर। दिस मीन दैट इन आइज ऑफ लॉ ऑल मेन वर इक्वल। इसके अनुसार कानून की आंखें, मतलब जो कानून के अनुसार, आइज ऑफ लॉ यानी कानून के नियम अनुसार जो भी मैन है वो इक्वल है, सभी लोग समान है। बट द सेम लॉ डिड नॉट अप्लाई टू ब्रिटिशर। लेकिन जो ये वाला लॉ जो है ना, ब्रिटिशर के द्वारा अप्लाई नहीं होता था। एंड द इंडियन इक्वली, ठीक है, ब्रिटिशर के लिए वो अलग बिहेव करते थे, इंडियन के लिए अलग बिहेव करते थे। तो ये जो लॉ है ना, ब्रिटिश और इंडियन के लिए इक्वल नहीं था। द ब्रिटिश रूल वॉज एस्टेब्लिशिंग डीपर रूट इन इंडिया। जो ब्रिटिश रूल था ना, वो ज्यादा से ज्यादा गहराई से एस्टेब्लिश हो गया था इंडिया के अंदर। ओके, द 1784 पिट्स इंडिया एक्ट ब्राउट ड्यूल रूल इन ब्रिटिश इंडिया। जो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर ड्यूल रूल बनाया गया था इंडिया के अंदर, ब्रिटिश इंडिया के अंदर। द ब्रिटिश एम्परर एंड द कंपनी बोथ गवर्नड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। द ब्रिटिश एम्परर जो थे एंड कंपनी जो थे, वो दोनों साइड दोनों मिलकर गवर्न करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते थे, प्रशासनिक काम करते थे, ठीक है। The British Emperor and the company both governed the administrative work. In 1793, by special charter, the tenure of company trade affair was expanded for 20 more years. उसके बाद 1793 में एक स्पेशल चार्टर एक्ट बना, ठीक है, चार्टर एक्ट अभी ये पढ़ेंगे, ठीक। तो उसमें क्या था, कंपनी का टेन्यूर था, मतलब एक शासन करने का एक समय काल था, ठीक है, समय काल था, जिसमें ट्रेड अफेयर्स किए जाते थे, यानी व्यापारिक से संबंधित मामले जो थे वो 20 साल में और ज्यादा फैलने लगे, ठीक है। कौन से एक्ट के तहत, चार्टर एक्ट के तहत। इन 1813 द कंपनी लॉस्ट इट्स मोनोपोली ऑफ ट्रेडर इन इंडिया। उसके बाद कंपनी ने अपनी मोनोपोली खो दी। मोनोपोली यानी क्या होती है, केवल एक ही लोगों का शासन हुआ करता था। मोनोपोली ऑफ ट्रेड इन इंडिया विच वॉज नाउ ओपन टू ऑल द ब्रिटिश पीपल। उसके बाद क्या है, सभी के लिए, सभी ब्रिटिश लोगों के लिए ट्रेडिंग के द्वार खोल दिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू इंक्रीज इट्स होल्ड इन इंडिया एंड टू अचीव इट। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाहती थी, इंडिया को पूरे अपने अंदर कंट्रोल कर लेना और पूरे उपलब्धि हासिल कर लेना, ठीक है, पूरे इंडियन लोगों पर अपना शासन करना। द पावर ऑफ द कंपनी ओवर इंडिया वर टू बी कर्टेल। जो इंडियन के लोगों का जो पावर था ना, ठीक है, इंडिया पावर ऑफ द कंपनी का पावर इंडिया के ऊपर वो कैसा होने लगा, धीरे धीरे कम होने लगा। Therefore, इंडियन सर्विसेज सिस्टम बहुत सेंट्रलाइज, इसलिए इंडियन सिविल सर्विसेज सिस्टम को क्या किया गया, स्थापित किया गया, सेंट्रलाइज किया गया, ठीक है। इंडियन डिड नॉट हैव अ रोल इन दिस न्यू सिस्टम ऑफ अ रूल। इंडियन के पास ऐसा कोई रोल नहीं था जिसमें कि ये इंडियन के लिए कोई रूल नहीं था इसमें, ठीक है, कोई रोल नहीं था। ये इंडियन सिविल सर्विसेज जो बनाई गई ना, उसमें इसका कोई रोल नहीं था इंडियन लोगों का। ये जो बनाया आपको पता है कौन कहलाते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सर्विसेज का फादर कहते हैं। द की एंड हाई पोस्ट वर नॉट मीन फॉर द इंडियन। जो मुख्य की मतलब क्या होता है, जो मुख्य हाथ होता है सिविल सर्विसेज के अंदर, जो मुख्य पार्ट होता है वो नहीं था, कोई हाई पोस्ट नहीं थी इंडियन लोगों के लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंपनी रूल इन इंडिया, ठीक है, क्या था, विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंपनी रूल इन इंडिया, यानी कंपनी रूल जैसे ही एस्टेब्लिश हुए इंडिया के अंदर, द इंग्लिश अडॉप्टेड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इंग्लिश यानी ब्रिटिशर ने नई इकोनॉमिक पॉलिसी, इंग्लिश नहीं यानी कि ब्रिटिश पीपल ने नई इकोनॉमिक पॉलिसी को एस्टेब्लिश किया। इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश ब्राउट अबाउट सेवरल चेंज इन द फील्ड ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। इकोनॉमिक पॉलिसी जब इस समय जो नई लाई गई उसमें बहुत सारे चेंजेस थे, किस फील्ड में, लैंड रेवेन्यू फीस में, एग्रीकल्चर, ट्रेड में और इंडस्ट्री में। दिस पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश डैमेज द ट्रेडिशनल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप इन इंडिया। ये पॉलिसी ने पूरी तरह से डैमेज कर दिया ट्रेडिशनल इकोनॉमिक
सेटअप जो था इंडिया के अंदर वो पूरा डैमेज कर दिया। द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी डील द ग्रेट ब्लो टू इंडियन एग्रीकल्चर ट्रेड एंड इंडस्ट्री। द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी ना वो डील करती थी किसके साथ? इंडियन एग्रीकल्चर ट्रेड और इंडस्ट्री के साथ। द इंडियन पॉपुलेशन मोस्टली लिव इन विलेजर एंड पीपल सर्वाइव्ड ऑन देयर ओन लिवलीहुड। इंडियन पॉपुलेशन, इंडिया की जो जनसंख्या थी वो ज्यादातर कहाँ रहती है? गांव में रहती थी उस समय, ठीक है। और पीपल जो है ना पूरी तरह से डिपेंड थे अपने लिवलीहुड पे, अपने लैंड पर। लेकिन द विलेजर लार्जली रिलाइड ऑन एग्रीकल्चर, विलेजर पूरी तरह से डिपेंड थे एग्रीकल्चर पर। पीजेंट पेड अ फिक्स पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन टू जमींदार और द रूलर ब्रिटिश कलेक्टर। पीजेंट यानी पूरे होते किसान लोग, किसान लोग अपना एक फिक्स पार्ट जो है ना, जितना भी प्रोडक्शन होता था उसका एक फिक्स पार्ट जमींदार को या फिर ब्रिटिश कलेक्टर यानी कि जो रूलर था उसको रेवेन्यू के रूप में देते थे। द स्टेट रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड थ्रू द विलेज हेड ऑफ पटेल। जो स्टेट रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाता है विलेज हेड, जिसको कि पटेल भी कहते हैं। द विलेजर्स एंजॉय सर्टेन राइट ओवर द लैंड। विलेजर्स जो है बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे इस राइट्स को। कुड नॉट बी इविक्टेड, किसी भी तरह से इविक्टेड नहीं हो रहे थे। व्हेन द ब्रिटिश एस्टेब्लिश देयर पॉलिसी, लेकिन जैसे ही ब्रिटिश ने अपनी पॉलिसी रूल एस्टेब्लिश किए, दे अलाउ द ओल्ड सिस्टम टू बी कंटिन्यू अंडर द सुपरविजन ऑफ देयर ओन ऑफिशियल एंड देयर इंडियन एजेंट। तो उनको अलाउ कर दिया गया ओल्ड सिस्टम के हिसाब से अपना सुपरविजन कराना ऑफिशियली रूप से, और उसके बाद इंडियन एजेंट को लगाना। द पीजेंट वर हैरेस्ड बाय द ऑफिशियल ड्यूरिंग रेवेन्यू कलेक्शन। और पीजेंट को, किसानों को हैरेस किया जाने लगा, उनको परेशान किया जाने लगा ऑफिशियली रूप से रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी इन 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इंट्रोड्यूस किया परमानेंट सेटलमेंट को, परमानेंट सेटलमेंट बंगाल के अंदर। उड़ीसा एंड बिहार टू इंक्रीज द इनकम ऑफ कंपनी। उड़ीसा और बिहार में क्या थी? कंपनी को अपनी इनकम बढ़ानी थी। अंडर दिस सिस्टम द जमींदार वर मेड लैंड ओनर। इस सिस्टम के अंदर जमींदार जो है क्या करने लगे? लैंड ओनर हो गए, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर जमींदार लैंड ओनर हो गए। द राइट ऑफ ओनरशिप वॉज मेड हेरिडिटरी। और ये राइट जो है ना कैसा बन गया? एक अनुवांशिक कार्य बन गया। अनुवांशिक मतलब अब उसी के परिवार से नए जमींदार बनने लगे। राइटरी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन मुंबई एंड चेन्नई। राइटरी सिस्टम जो कहाँ बना है? मुंबई और चेन्नई में बना। इसमें ध्यान रखने लायक बात है कि परमानेंट सेटलमेंट कहाँ बना? बंगाल में। क्या उद्देश्य था? इनकम को बढ़ाना कंपनी के अंदर। और जमींदार का क्या काम था? लैंड ओनर बन गए थे उस समय, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना है। Those who ploughed the field were landowner and they directly paid tax to the company. तो जो भी अपने फील्ड को प्लफ करते थे, जोतते थे, वो उस समय लैंड ओनर थे और वो डायरेक्टली ही अपना जो टैक्स थे वो किसको देते थे? कंपनी को दे सकते थे। द पीजेंट लॉस्ट द राइट ऑफ लैंड ओनरशिप फेलिंग टू पे द रेवेन्यू। अगर वो अपना जो पीजेंट यानी किसान अगर अपने पे नहीं करते, टैक्स को अगर पे करने में उनको लेट हो जाता या फेल हो जाते, तो वो क्या हो जाते? वो अपने लैंड ओनरशिप खो देते, यानी वो अपनी जमीन खो देते। दिस सिस्टम वॉज अ ब्लो एज अ प्रोडक्शन स्लम्प्ड एंड पीजेंट वर ऑपरेट बट स्टेट ऑफ स्वेल्ड विद रेवेन्यू। ये सिस्टम जो है ना बहुत ज्यादा कैसा था? खराब था, ठीक है। स्लम्प्ड यानी उनको दुर्गति करने वाला था। पीजेंट क्या थे? पीजेंट ने इन लोगों को के लिए क्या किया? पीजेंट ने इसके लिए ऑपरेस किया। ऑपरेस्ट मतलब क्या होता है? विरोध करना, ठीक है। और पूरे स्टेट में इसके लिए क्या होने लगा? परेशानी क्रिएट होने लगी, ठीक है। इन अवध प्रोविंस महलवारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस। अवध में ना महलवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुई। दिस वॉज द एडवांस फॉर्म ऑफ जमींदारी सिस्टम। ये जमींदारी सिस्टम का एडवांस फॉर्म था। अंडर दिस सिस्टम टैक्स वॉज फिक्स फॉर एवरी महल। इसके लिए इसके अंदर क्या था कि एक टैक्स जो रेट थी, जो पैसा पेड करना था, उसकी एक फिक्स रेट थी हर विलेज के अंदर। The British government had to incur losses due to permanent settlement system as the जमींदार oppressed peasant and benefited themselves more than the government. British government had to incur loss. ओके तो यानी क्या था इसका मतलब? ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ना उनके पास क्या था? इस सिस्टम की वजह से वो भी जितना भी इनकम करते थे वो लॉस होने लगा परमानेंट सिस्टम की वजह से, क्योंकि जमींदार के पास राइट था, वो जमींदार के पास राइट था, जो जमींदार अपने हिसाब से क्या करता था? कलेक्ट करता था। और जमींदारों का क्या होने लगा? ऑपरेस करने लगे लोग। ऑपरेस्ट यानी पीजेंट लोग ऑपरेस्ट करने लगे, विरोध करने लगे, ठीक है। और जो भी बेनिफिट था ना वो ज्यादातर किसको मिलने लगा? बेनिफिटेड देम मोर देन दी गवर्नमेंट। उनको मिलने लगा। किसको? जमींदार को मिलने लगा, गवर्नमेंट को उतना नहीं मिल रहा था। Under the riotry system, the ryote or the cultivator was the owner of land and he had to settle the terms of revenue. इस सिस्टम में राइटरी सिस्टम एक अच्छा सिस्टम था। इसके अंदर जो रायोट या कल्टीवेटर था उसके पास राइट था अपनी लैंड को कल्टीवेट करने का और उसको एक फिक्स ही अमाउंट देनी पड़ती थी।
अंडर द माहलवारी सिस्टम द पीजेंट हैड नो राइट ओवर द लैंड। इसके अंदर पीजेंट के पास कोई राइट नहीं था अपने लैंड के ऊपर।